हेलो क्लास 9th बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका एकांकी संचय में बहू की विधा पाठ करवा रही हूँ। थोड़ा सा ही लेसन बचा है जिसे मैं आज पूरा करवाने जा रही हूँ। अभी तक आपने जो इसमें पढ़ा वह यही कि जो जीवन लाल है वह अपनी बहू को मायके नहीं भेजता है, उसका पहला सावन मनाने के लिए विदा नहीं करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि दहेज में जो है रकम जो है कम मिली थी। और उसका भाई जब उसको लेने के लिए आता है तो उससे बहुत जिरह करता है, बहुत बहस करता है, कहता है ना तो तुमने दहेज पूरा दिया और ना ही बारात की खातिरदारी अच्छे ढंग से की। तो वो डिमांड रखता है कि जब तक 5,000 रुपये उसे नहीं मिलेंगे जो दहेज में कम रह गए थे, तब तक वह कमला को यानी कि अपनी बहू को मायके नहीं भेजेगा। प्रमोद यह बात सुनकर उदास हो जाता है और बहुत बहस करने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकलता तो वो खाली हाथ ही लौटना चाहता है। अपनी बहन को समझाता है कि मैं पैसों का इंतजाम करके जल्दी ही आऊँगा और उसको लेकर जाऊँगा। इतने में जो राजेश्वरी, जो कमला की सास है, उसके भाई प्रमोद से कहती है कि पैसों की चिंता मत करो, मैं अभी 5,000 रुपये तुम्हें देती हूँ, उनके मुंह पर मारो और कमला को उसके मायके ले जाओ। प्रमोद इस बात के लिए तैयार नहीं होता। तभी उनका पुत्र यानी कि कमला का पति रमेश आ जाता है, जो अपनी बहन गौरी को भी उसके ससुराल लेने के लिए गया था उसका पहला सावन मनाने के लिए। और इतना मैंने आपको पढ़ाया था, पेज नंबर 25 पर आगे से देखेंगे। रमेश भी जो है गौरी के ससुराल से खाली हाथ वापस लौटकर आ जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में रमेश से पूछते हैं, गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में जवाब देता है, वह नहीं आई। जीवनलाल कहता है, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? पूछता है उससे, क्यों नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है। रमेश कहता है, जी हाँ। जीवनलाल फिर पूछता है, फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। रमेश सीधा जवाब देता है कि उन्होंने गौरी को विदा नहीं किया, गौरी के ससुराल वालों ने। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है, हैरान हो जाती है अपने बेटे रमेश की यह बात सुनकर और सोफे पर बैठ जाती है। हाथ में कंपन होता है, उसके हाथ कांपने लगता है, जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है कि अब जीवनलाल क्या कहेंगे, जो अभी इतनी बहस कर रहे थे उसकी बहन को ससुराल मायके ना भेजने के लिए। जीवनलाल जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो, विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कहता है, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया, जबकि जीवनलाल ने अपनी बेटी की शादी में जी खोलकर दहेज दिया था। जीवनलाल बिगड़ जाते हैं बात सुनकर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। अब अपनी बात भूल जाता है कि अभी तक वो क्या बात कर रहा था अपनी बहू के भाई से, और कहता है लोभी कहीं के, गौरी के ससुराल वालों को। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भी सिकुड़ी ही रहती है। समझाती है उसे कि बेटी वाले चाहे अपना जेवर घर बार सब बेच दें, लेकिन बेटे वालों की जो नाक है वो हमेशा सिकुड़ी ही रहती है, उनकी नज़र में दहेज कम ही रहता है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत भी कोई चीज़ है? अब जीवनलाल बिल्कुल अपनी बात से पलट जाता है, कहता है शराफत और इंसानियत भी कोई चीज़ होती है? राजेश्वरी बीच में ही उसे टोकती है, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो बोलती हो, ऐसे भी कुछ देर पहले तो तुम भी यही सब कर रहे थे। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि, समझाती है उसको, आखिर कमला के दहेज में क्या कमी रह गई थी? लेकिन तुम हो कि तुम भी यही कह रहे हो कि दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल उसकी बात अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। गौरी के ससुराल वालों के लिए कहता है कि मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। राजेश्वरी कहती है, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। समझाती है उसे कि तुम भी यही कर रहे हो, किसी की बेटी की विदा न करके किसी का अपमान ही कर रहे हो। अब जीवनलाल चीखता है गुस्से से, गौरी की माँ। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, जैसा व्यवहार तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी बेटी के साथ करें, वही दूसरे की बेटी को भी दो। उसको समझाती है कि वही तुम दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक और बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति मिलेगी। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रमोद जो है अपने जीजा यानी कमला के पति के पास जाकर खड़ा हो जाता है रमेश के पास। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। जीवनलाल राजेश्वरी की बातों को कुछ कुछ समझता है और पशोपेश में पड़ जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि बहू और बेटी, बेटी और बहू, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत उलझन है। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएं। वो समझाती है उसको।
समझाती है जीवनलाल को कि अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि बेटी वाला भी है वो, उसकी भी कोई बेटी है, तो दूसरों की बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा तो उसकी सारी उलझन सुलझ जाएगी। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो, उसकी समझ में आ जाता है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रमोद चलने के लिए तैयार होता है, कहता है मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। द्वार तक जाता है, फिर घूमकर, मैं जल्द ही फिर आऊँगा, विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। जीवनलाल को कहता है, जो चोट का मरहम यानी कि जो दहेज की मांग उन्होंने की है वो अगली बार मैं अवश्य लेके आऊँगा। जीवनलाल दुखी हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो, मुझे और शर्मिंदा ना करो। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। जो मैंने तुम्हें चोट दी उसका इलाज तो मेरी बेटी के ससुराल वालों ने एक दूसरी चोट देकर कर दिया है, मेरी बेटी को ना भेज कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ सा आश्चर्य उसके पास आता है, आश्चर्य से लौटते हुए, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा, कि कभी कभी एक चोट पर अगर दूसरी चोट मारो तो वो भी मरहम का काम कर जाती है। राजेश्वरी अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हैं, कहते हैं, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी है क्या। कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है, मतलब कमला भी सुन रही थी। वह हर्ष के साथ आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर आती है, खुशी से अपने आंसू पोंछती है और अंदर आती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिकापात होता है। यवनिका मतलब रंगमंच का पर्दा गिरता है, एकांकी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि दहेज के ऊपर ये लेसन है और जीवनलाल को तब अकल आती है, वो दहेज की मांग कर रहा था, अभी तक अड़ा हुआ था अपनी डिमांड पर, जबकि वो अच्छा खासा पैसे वाला था। जब उसे पता चलता है कि जबकि उसने अपनी बेटी गौरी की शादी बहुत धूमधाम से की, बहुत शाना शौकत से की, सारा पैसा लगा दिया, जीवन भर की कमाई लगा दी, लेकिन तब भी उसके ससुराल वाले ये कहते हैं कि दहेज कम मिला। तो उसे समझ में आता है कि कैसा लगता है अगर एक बेटी वाले को दहेज के लिए टोका जाए, तो उसको अकल आ जाती है और वह सखुशी मतलब खुशी खुशी अपनी बहू को विदा करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। बच्चों, मैं इसमें थोड़ा सा आपको पार्ट 3 का मातृभूमि का मान लेसन शुरू करवा रही हूँ, इंट्रोडक्शन उसका दे रही हूँ, क्योंकि ये आपका 26वां असाइनमेंट है, यानी कि 26वां वीडियो ये आपका जा रहा है। एग्ज़ाम आपके 18 जनवरी से हैं, जैसा कि आपको बताया गया था स्कूल में जब आप आए थे। 18 जनवरी से आपके एग्ज़ाम हैं और मेरी कोशिश है कि मैं ये तीनों लेसन जो है आपके एग्ज़ाम्स में दूँ, यानी कि मातृभूमि का मान भी एग्ज़ाम्स में आएगा। तो मैं इसको शुरू करवा रही हूँ। इस वीडियो के बाद 26वां नहीं, आपका 27वां वीडियो है, 27th वाला हूँ असाइनमेंट ये आपका आ रहा है। 26वां पिछले वीडियो में आया था। तो 27th के बाद आपकी विंटर वेकेशन होंगी, उसके बाद आपका एक वीडियो शायद और जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं मातृभूमि का मान लेसन भी पूरा करवाऊँ। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे रही हूँ। मातृभूमि का मान जो चैप्टर है एक देशभक्ति से उत्पन्न चैप्टर है। इसमें जो पात्र परिचय मैं आपको बता देती हूँ। राव हेमू बूंदी का शासक है, राव हेमू जो है इसमें बूंदी का शासक है। अभय सिंह जो है मेवाड़ का सेनापति है। महाराणा लाखा जो है इसमें मेवाड़ का शासक है। वीर सिंह जो है मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था। चारणी तथा वीर सिंह के साथी। यदि एक अंकी का आपको कोई लेसन समझना है तो सबसे पहले आपको उसके कैरेक्टर पता होने चाहिए। सबसे पहले आप पात्र पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे, तभी आपको वो लेसन समझ में आएगा कि कौन कौन से इसमें कैरेक्टर हैं। तो 4 मेन कैरेक्टर्स में बताए हैं। राव हेमू जो है इसमें बूंदी का शासक है। अभय सिंह जो है मेवाड़ का सेनापति है। महाराणा लाखा जो है मेवाड़ के शासक हैं और वीर सिंह जो है मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था। और बाकी जो छोटे मोटे कैरेक्टर हैं वो हैं चारणी जो महल की परिचारिका है, महल में काम करती है, और वीर सिंह के साथी। होमवर्क जो बच्चों में आपको दूंगी वो बहू की विदा से रिलेटेड ही होगा। ये पार्ट मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, शुरू करवा रही हूँ, ताकि आप इसे विंटर वेकेशन में थोड़ा सा पढ़ सकें और मैं इसको आपको आगे समझा सकूँ मातृभूमि का मान, ताकि आप इसको एग्जाम्स में कर सकें। स्थान जो है बूंदीगढ़ है। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे के मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। बूंदी के जो शासक हैं राव हेमू, वो अपने सेनापति अभय सिंह से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभय सिंह जो है कहता है, महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं के आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। सिसोदिया वंश जो है हाड़ाओं को स्नेह की दृष्टि से और आदर की दृष्टि से देखता है। राव हेमू उसकी बात सुनकर कहते हैं, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? यदि ऐसा ही है
तो आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? यदि ऐसा है तो वो उससे बात करता है राव हेमू से, यदि ऐसी ही बात है तो आप तो ये कहने आए हैं कि बूंदी को जो है मेवाड़ की गुलामी स्वीकार करनी चाहिए, मतलब ये प्रस्ताव आप लेकर आए हैं। अभय सिंह उसकी बात सुनकर कहते हैं, महाराव, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है? कहते हैं अभय सिंह कि हम राजपूत हैं और हम अगर छिन्न भिन्न हो गए, हमारी शक्ति जो है वो असंगठित हो गई, इधर उधर हो गई, तो हम विदेशियों का किस प्रकार सामना कर पाएंगे? इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति को एक केंद्र के अधीन रखें, मतलब हम लोग आपस में मिल जाएं, आपस में हमारी एकता हो जाए। और ये केंद्र कब होगा? जब आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। और राव हेमू उसकी बात सुनकर कहता है कि और वह केंद्र है चित्तौड़, मतलब आप चित्तौड़ से आए हैं, अब आप ये हमें कह रहे हैं कि हम जो है आपके गुलाम बन जाएं और तभी हम एक हो सकते हैं। अभय सिंह उसकी बात सुनकर कहता है, इसमें भी कोई संदेह है महाराव? चित्तौड़ का गत यानी कि बीता हुआ, जो बीत गया है गौरव फिर लौटा है। चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहें। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित, उसे समझाता है कि बूंदी राज्य जो है सदा से मेवाड़ के आश्रित रहा है बूंदी राज्य। और ये जो प्रस्ताव है वो राव अभय सिंह लेके आए हैं। अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति हैं और मेवाड़ के शासक कौन है? महाराणा लाखा। यानी उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा है कि बूंदी जो है उसमें मिल जाए, चित्तौड़ में एक साथ हो जाए, मतलब बूंदी उसकी अधीनता स्वीकार कर ले चित्तौड़ की, जिसे राव हेमू स्वीकार नहीं करते। राव हेमू जो है बूंदी के शासक हैं, वो कहते हैं कि हमें यह सब स्वीकार नहीं है और महाराणा लाखा ऐसा चाहते हैं। राव हेमू कहते हैं, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम क्या कहते हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। हाड़ा जो है वो किसी की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ के महाराणाओं से कहते हैं, चाहे कोई भी हो, मेवाड़ का महाराणा हो, विदेशी हो, हमें अगर ये कहेगा कि हमारे राज्य में आके मिल जाओ, हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। राव हेमू ये कहता है। फिर अभय सिंह कहते हैं, महाराज, आज राजपूतों को जरूरत है एक सूत्र में गूंथे जाने की, बड़ी आवश्यकता है आज। और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है, मतलब जो यह कर सकता है, वह कौन है? वो है महाराणा लाखा। राव हेमू कहता है, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। ऐसी बात तो मत ही करो कि ताकत जो है वो उसके अंदर ही है महाराणा लाखा के। इतने बड़े दम्भ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे, इतना बड़ा घमंड ना पाले मेवाड़, हम इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है पहले से ही। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है, लेकिन अब उसका शुभारंभ हो गया है तोड़ने का। इतना ही रखते हैं बच्चों, मातृभूमि का मान। इसे आप पढ़िए, एक बार दोहराइए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप तैयार रहिए पढ़ के, और मैं आपको अब इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको मातृभूमि का मान का, थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है? बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आगे समझ में आए, ठीक है? ओके बच्चों, धन्यवाद।